बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन टीचिंग है इरफानुल्लाह एसएस मैथमेटिक्स GHSS मशे मंसूर लकी मरवत एफीसी पार्ट सेकंड के मैथ्स क्लास है। एफीसी पार्ट सेकंड मैथ क्लास है और यहाँ पार्ट सेकंड में 168 पेज पे इस पे वेक्टर फंक्शन पहले डिफाइन हो चुके हैं। वेक्टर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन के वो भी मालूम किए जा चुके इस 4.1 एक्सरसाइज में। 4.1 एक्सरसाइज है। 4.1 एक्सरसाइज बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। यहाँ पे एवालुएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशन में यहाँ वेक्टर फंक्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 168 एक्सरसाइज 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 168 क्वेश्चन नंबर 4 एवालुएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी वेक्टर फंक्शन के लिमिट्स जो है वो एवालुएट करेंगे। पार्ट फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में। पार्ट फर्स्ट तो लिमिट t टेंड्स टू 1, लिमिट t टेंड्स टू 1, टाइम नोट करते हैं। लिमिट t टेंड्स टू 1 3ti प्लस e पावर 2tj और sin pi tk Find the limit. We are limit tends to limit t tends to 1 3ti plus e power 2tj plus sin pi tk। तो इस पर लिमिट के लिए हमारे पास जो सम थ्योरम है लिमिट का, तो जो कंपोनेंट दिए गए हैं प्लस माइनस से उनके दरमियान, तो हर एक कंपोनेंट को पर लिमिट अप्लाई करेंगे। दैट इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 1 कांस्टेंट बाई हो जाएगा इससे, और ये लिमिट t टेंड्स टू 1 ऑफ ti प्लस लिमिट t टेंड्स टू 1 e पावर 2tj प्लस लिमिट t टेंड्स टू 1 sin pi tk। यानी लिमिट का जो सम थ्योरम है, लिमिट सम में f1 पे f1i f2j f3k, तो हर कंपोनेंट पे अप्लाई कर दिया लिमिट। दैट विल बी इक्वल टू 3, t की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 1 i प्लस लिमिट t टेंड्स टू 1, लिमिट अप्लाई करते हैं तो t की जगह 1 पुट करते हैं, e पावर 2 into 1 j प्लस sin pi t की जगह 1 पुट करने के। दैट विल बी इक्वल टू 3i प्लस e स्क्वायर j प्लस sin pi की वैल्यू है 0, sin pi और sin 0 is equal to 0, तो sin pi is equal to 0k। तो ये हो जाएगा 3i प्लस e स्क्वायर j प्लस k, वो कंपोनेंट 0 हो गया। तो जवाब है हमारे पास, आंसर है 3i प्लस e स्क्वायर j। पार्ट ए। पार्ट बी है। पार्ट बी, पार्ट नंबर बी, लिमिट t टेंड्स टू 0, लिमिट t टेंड्स टू 0 sin of ti
प्लस माइनस टी के डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, ये लिमिट मालूम करेंगे। तो जिस तरह हमारे पास सम थ्योरम था कि हर एक कंपोनेंट पे लिमिट अप्लाई कर लें, इसी तरह क्वोशिएंट थ्योरम है कि न्यूमरेटर का लिमिट ले लें और डिनोमिनेटर का लिमिट ले लें, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर पे अप्लाई करते हैं साइन ऑफ टी आई माइनस टी के, न्यूमरेटर पे डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर पे लिमिट t टेंड्स टू 0 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, नो लिमिट साइन ऑफ डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और आप वही सम थ्योरम या वही अप्लाई कर सकते हैं कि साइन टी पे अप्लाई करना और टी पे अप्लाई करना और फिर टी स्क्वायर पे रहेगा और टी पे और माइनस 1 पे, लेकिन डायरेक्ट हम वैल्यू प्रूव कर रहे हैं। तो साइन ऑफ 0 आई माइनस 0 के माइनस 0 के और 2t यहाँ टी स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1, दैट मींस इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0, वो भी 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1, तो 0 डिवाइडेड माइनस 1, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये लिमिट जो है इसका आंसर आ गया लिमिट टी क्यूब माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर सी, पेज नंबर 168 वही पेज है। लिमिट टी टेंड्स टू 1, लिमिट टी टेंड्स टू 1 टी क्यूब माइनस 1 टी क्यूब माइनस 1 टी क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 आई फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर प्लस टी स्क्वायर माइनस 3t टी स्क्वायर माइनस 3t टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 जे प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 ई पावर टी माइनस 1 के ई पावर टी माइनस 1 के, ये लिमिट मालूम करेंगे। तो यहाँ टी की जगह 1 पुट कर दें तो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1, तो ये 0 आता है और 1 माइनस 1 ये 0। इसी तरह अगर हम 1 यहाँ पे पुट कर दें तो 1 प्लस 2 3 माइनस 3 1 प्लस 1 माइनस 2, तो इसको 0 बाई 0, तो 0 बाई 0 जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म है, अनडिफाइंड फॉर्म है, तो ये नहीं आना चाहिए हमारे पास। तो इसे हम ऐसा फार्मूले अप्लाई करते हैं, ऐसे फार्मूले अप्लाई करेंगे ताकि हम इससे बच जाए, हमारे पास अनडिफाइंड फार्म ना आए। 0 बाई 0 फार्म आ रहा है, तो इससे बचने के लिए हमारे पास पॉलिनोमियल में हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करके तो शायद हम इससे बच जाएं फैक्टराइजेशन। तो हम अप्लाई करते हैं, पहले सम थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 1 t क्यूब माइनस 1 और साथ साथ ये t क्यूब माइनस 1 इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाई t माइनस 1 आई प्लस इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 1
टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2j प्लस टी स्क्वायर लिमिट t टेंड्स टू 1 टी स्क्वायर प्लस 1 e पावर t माइनस 1k। तो इससे हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रहा है, इससे 0/0 फॉर्म आ रहा है। हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन p³ - 1³ हमारे पास फॉर्मूला है a³ - b³ = a - b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमारे पास p³ - 1³ जो है ये आएगा t - 1 बिल्कुल उसी तरह a - b t - 1 a स्क्वायर t स्क्वायर a b अगर आप मल्टीप्लाई कर दें प्लस a b को 1 into t प्लस t और फिर प्लस b स्क्वायर है, b की जगह हमारे पास 1 है तो 1 स्क्वायर, तो t³ - 1³ का जो फैक्टराइजेशन है वो है दैट विल बी इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 1 t³ - 1³ फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमने कर दिया। t - 1 into t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t - 1 i प्लस लिमिट t स्क्वायर नीचे हमारे पास t की जगह अगर आप पुट कर दें 1 माइनस 3 प्लस 2 तो 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0 नीचे आप डिनोमिनेटर में पुट कर दें तो 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0/0 फॉर्म। तो इससे भी फैक्टराइजेशन का सहारा लेते हैं ताकि हम 0/0 जो ज्ञान डिफाइंड फॉर्म है उससे बच जाएं। तो t स्क्वायर माइनस 3t t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 फैक्टराइजेशन का जो तरीका है वो t स्क्वायर वापस से मल्टीप्लाई करने ट्रांसलेट और स्क्वायर वाला टर्म जो है 2t स्क्वायर आएगा। हम इससे ऐसे दो टर्म्स की शक्ल में लिखेंगे जिनको अगर हम जमा कर दें तो इससे ये माइनस 3 आ जाए माइनस 3t आ जाए और इसके मल्टीप्लिकेशन से 2t स्क्वायर आ जाए फैक्टराइजेशन जो कि आपको पता है। तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t प्लस 2 इस तरह लिख सकते हैं -2t एंड -t इक्वल टू -3t और -2t और -t को हम मल्टीप्लाई करें तो वही प्लस 2t स्क्वायर आता है। इसे t कॉमन कर दें तो आई यहाँ t रह जाएगा t - 2 और इसे -1 कॉमन कर दें तो यहाँ t - 2 आ जाएगा। तो अब दो टर्म्स हो गए तो इन दो टर्म में t - 2 फिर कॉमन है t - 2 और यहाँ जब आप t - 2 कॉमन कर दें तो यहाँ t रह जाएगा और यहाँ 1 रह जाएगा। तो t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 का फैक्टराइजेशन हो गया t - 2 into t - 1। तो यहाँ पे पुट करते हैं लिमिट t टेंड्स टू 1 लिमिट t टेंड्स टू 1 t - 1 एंड t - 2 जो कि इसका फैक्टराइजेशन है डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस t - 2 का फैक्टराइजेशन है। इसको मल्टीप्लाई करें तो -2 स्क्वायर आ जाएगा तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 2 तो इससे t प्लस 2 t कॉमन कर दें तो t प्लस 2 और इससे -1 कॉमन कर दें t प्लस 2 t प्लस 2 तो t - 1 और t प्लस 2 ये फैक्टराइजेशन है t स्क्वायर प्लस t - 2 का फैक्टराइजेशन है t - 1 t प्लस 2 t - 1 और t प्लस 2 प्लस लिमिट ये j वाला कंपोनेंट है और t टेंड्स टू 1 t स्क्वायर प्लस 1 e पावर t माइनस 1 ये उस तरह लिखते हैं क्योंकि इससे 0/0 पर नहीं आ रहा। अब लिमिट ये t माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ t माइनस 1 और t माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट पुट
करते हैं, टी की जगह 1 पुट कर दें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई नहीं है तो आई प्लस टी माइनस 1 कैंसल, यहाँ 1 पुट कर दें तो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 जे और प्लस 1 स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह 1 पुट कर दें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 ई पावर 1, टी की जगह 1 पुट कर दें 1 माइनस 1 के। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 1 3i, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 3j प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 2 ई पावर 0 के। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3i माइनस 1 बाई 3j और प्लस 2 ई पावर 0 समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 2 के। ये इस लिमिट का जवाब है जो कि 0/0 हमारे पास आ रहा था, जो अनडिफाइंड फॉर्म था। और अब आ गया 3i माइनस 1 और 3j प्लस 2k। यहाँ पे ये सी पार्ट कर दिया जो कि 0/0 फॉर्म हमारे पास आ रहा है, तो इससे बचने के लिए हम फैक्टराइजेशन का सहारा लेते हैं। अब एक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें एफ वाला पार्ट है। तो एफ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर एफ जो है, पार्ट नंबर एफ पेज नंबर 168 पेज नंबर 168 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर एफ, लिमिट t टेंड्स टू 0, लिमिट t टेंड्स टू 0 sin 3t डिवाइडेड बाई sin 3t डिवाइडेड बाई sin 2ti log sin t प्लस log sin t डिवाइडेड बाई log ऑफ टेंजेंट t, log ऑफ sin t डिवाइडेड बाई log ऑफ टेंजेंट t j प्लस t स्क्वायर k प्लस t स्क्वायर k। ये लिमिट मालूम करते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली पुट करते हैं लिमिट t इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो देखें साइन ऑफ 3t डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2t, इससे हमारे पास क्या आता है, लिमिट t टेंड्स टू 0 है, लिमिट t टेंड्स टू 0, तो दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 0 जो कि 0/0 है, यानी अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है। तो जब भी अक्सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म यानी 0/0 आ जाए, तो इससे बचने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है लिमिट t टेंड्स टू 0 sin ऑफ t डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 1। ये हम प्रूव कर चुके हैं, आप भी प्रूव कर चुके होंगे कि लिमिट t टेंड्स टू 0 sin ऑफ t, साइन के साथ जो एंगल है उसी नंबर पे अगर ये डिवाइड भी है, साइन लिमिट t टेंड्स टू 0 sin t डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 1 हो तो वो लिमिट 1 के बराबर है। तो जैसा हम उसमें पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन का सहारा लेते थे जब 0/0 फॉर्म से बचने के लिए, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस टेंजेंट में हम इस फार्मूले का सहारा लेंगे 0/0 फॉर्म बचने के लिए। तो लिमिट अप्लाई कर दें, हर एक कंपोनेंट पे अप्लाई करते हैं। आई वाले कंपोनेंट वेक्टर में जैसा कि आपको मालूम है कि वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स i j k होते हैं, तो हर कंपोनेंट पे और लिमिट का सम थ्योरम भी है, हर एक कंपोनेंट पे अप्लाई कर लें। t टेंड्स टू 0 sin ऑफ 3t
डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2t i लिमिट t टेंड्स टू 0 log of sin t divided by log of tangent t j limit t tends to 0 t square k। तो 0/0 वो फॉर्म लाने के लिए 0/0 से बचने के लिए हम यहाँ साइन के साथ जो एंगल है 3t है या t है तो नीचे भी वही आना चाहिए। तो ऊपर 3t है तो नीचे भी 3t आना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे sin 2t है तो इसके नीचे भी 2t आना चाहिए। तो कैसे लाएंगे देखें, लिमिट t टेंड्स टू 0 तो इस न्यूमरेटर को sin 3t यहाँ 3t से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन है, इक्वेशन यहाँ हम लिख लेते हैं कि ये स्टेप जो है ये इक्वल है इस स्टेप के। तो इक्वलिटी को बरकरार रखने के लिए यहाँ हमने जब 3t से डिवाइड कर दिया तो 3t को मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि इक्वलिटी बरकरार रहे। 3t से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया। अब डिनोमिनेटर जो है साइन ऑफ 2t तो इसके नीचे 2t आना चाहिए। वो थ्योरम जो हमारे पास है कि साइन के साथ जो एंगल होगा उसी नंबर पे डिवाइड भी होगा। तो यहाँ नीचे 2t आना चाहिए। तो इस 2t मैंने अपनी तरफ से पुट किया लिख लिया। तो 2t को खत्म करने के लिए इक्वेशन को बरकरार रखने के लिए हम 2t मल्टीप्लाई भी करते हैं। आइए देखें प्लस लिमिट t टेंड्स टू 0 log of sin of t डिवाइडेड बाई log of टेंजेंट को हम लिख सकते हैं sin of t डिवाइडेड बाई cos of t ताकि इसमें भी हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रहा है। sin की जगह 0 पॉइंट कर देंगे तो ऊपर log of 0 आ रहा है नीचे भी log of 0 आ रहा है जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। इनफिनिटी और 0/0 दोनों अनडिफाइंड फॉर्म है। 0/0 भी अनडिफाइंड फॉर्म है, इनफिनिटी बाई और भी अनडिफाइंड फॉर्म है। इनफिनिटी पावर 0 0 पावर इनफिनिटी लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। तो इससे बचने के लिए हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे और ये लिमिट यहाँ पर अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आ रहा तो t की जगह 0 पुट करते हैं 0 स्क्वायर k ये 0 हो जाएगा। तो देखें जिस यहाँ ये लिमिट है 3t है और 3t पे डिवाइड है तो लिमिट अगर आप अप्लाई कर दें तो 1 आएगा। ये t कैंसिल हो जाएगा। इस पे लिमिट अप्लाई कर दें तो यहाँ इंटू 3 डिवाइडेड बाई ये sin 2t डिवाइडेड बाई 2t पे लिमिट अप्लाई कर दें इससे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे इंटू 2 प्लस log ऑफ ये देते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0 लिमिट t टेंड्स टू 0 log ऑफ sin ऑफ t और नीचे वाला आप वो रूल अप्लाई करते हैं log का जो m/n वाला रूल है m/n log ऑफ m माइनस log ऑफ n जो टेंजेंट की जगह हमने sin बाई cos जो है वो लिख लिया है तो sin बाई cos पे वो रूल अप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा log ऑफ sin t माइनस log ऑफ cos t log ऑफ cos t प्लस वो लिमिट हमने पुट कर दिया है जो 0 है वो 0 हो जाएगा। 3/2 इस कंपोनेंट का लिमिट हो चुका है प्लस ये वाला ये देखें लिमिट t टेंड्स टू 0 या इन्फिनिटी फॉर्म से बचने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। देखें log ऑफ sin ऑफ t इस पे लिमिट अप्लाई नहीं करते नीचे है log ऑफ sin ऑफ t यहाँ माइनस log ऑफ cos t जो है यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो cos ऑफ 0 जो है cos ऑफ 0 1 के बराबर है तो log ऑफ cos ऑफ 0 की कीमत जो होगी log ऑफ 1 आएगा इसलिए जो कि 0 के बराबर है। log ऑफ 1 जो कि 0 के बराबर है। देखें
तो यहाँ log ऑफ cos ऑफ t की जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं t टेंड्स टू 0 तो इसे 1 आ जाएगा माइनस 0 सॉरी वो 0 के बराबर आ रहा है इस तरह तो ये माइनस 0। अब ये log ऑफ sin t और log ऑफ sin t कैंसिल हो जाएगा, सम 2/2 1 3/3 1 के बराबर होता है, तो ऐसा बिल्कुल log ऑफ sin t और log ऑफ sin t जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये i वाला कंपोनेंट है और ये जो है ये j वाला कंपोनेंट है, ये j वाला कंपोनेंट और ये i वाला कंपोनेंट। तो i वाला कंपोनेंट 3/2i और j वाला कंपोनेंट जो है वो 1 के बराबर आ गया जो कि j के बराबर है। ये रिक्वायर्ड लिमिट है। तो यहाँ पे दो पॉइंट हमने क्लियर कर दिए। एक, अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आ रहा है और वो पॉलिनोमियल की सूरत में है तो आप उससे बचने के लिए फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे, और अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो इसमें आप सहारा लेंगे लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन ऑफ t इस फॉर्मूले का, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन ऑफ t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 1। यानी साइन के साथ जो एंगल है अगर उसी नंबर पे डिवाइड है और वहाँ पे लिमिट टेंड्स जो वेरिएबल है वो टेंड्स टू 0 हो तो वो लिमिट 1 के बराबर होता है। अब कंटिन्यूटी के तरफ आते हैं। लिमिट यही काफ़ी है, जो टेक्निकल पॉइंट्स थे या जिसमें जो पेचीदगियाँ थी उनके बारे में बता दिया। अब कंटिन्यूटी क्या चीज़ है। कंटिन्यूटी क्या चीज़ है, यहाँ हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारे पास मौजूद होगा या फंक्शन हमारे पास ये एक्सरसाइज में फंक्शन दिए गए होंगे कि ये फंक्शन आप चेक कर लें कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है ऑन द गिवन पॉइंट। तो पहले हम कंटिन्यूटी की डिफिनीशन कुछ कंसेप्चुअली हम बताते हैं कि आप कंटिन्यूस फंक्शन कंसेप्चुअली आप इसे क्या बता देंगे। देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन में आप फंक्शन का जो ग्राफ है वो ड्रा करते हैं। वो आपके पास ग्राफ पैराबोला वाला भी आ सकता है, आपके पास ग्राफ है वो लाइन वाला भी आ सकता है, फंक्शन से वो ग्राफ इलिप्स वाला भी आपके पास, यानी मुख्तलिफ शेप्स आपके पास आ सकते हैं। तो कंटिन्यूस फंक्शन वो फंक्शन होगा कंसेप्चुअली कि इसमें ब्रेक ना हो, इसमें ब्रेक ना हो या अनडिफाइंड ना हो। तो ये कंसेप्चुअल डिफिनीशन थी कि आप इससे क्या मतलब लेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन का क्या मतलब है। यहाँ हम डिफिनीशन बताते हैं। अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, एक फंक्शन है वो वेक्टर फंक्शन है या स्केलर फंक्शन है। आपसे ये क्वेश्चन है कि आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें। एक t इज इक्वल टू जनरली हम लेते हैं x इज इक्वल टू x नॉट या x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू x नॉट या x इज इक्वल टू a। यानी इससे मतलब हम ये लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लें, x इज इक्वल टू 3 पे चेक कर लें, या इस फंक्शन की कंटिन्यूटी आप क्लोज इंटरवल में या ओपन इंटरवल में फ्रॉम 3 to 5 चेक कर लें या 3 to 10 चेक कर लें। तो क्या डिफिनीशन होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि f ऑफ x जो है फर्स्ट कंडीशन विल बी डिफाइंड, ये डिफाइंड फंक्शन होगा, ये डिफाइंड फंक्शन होगा एट x इज इक्वल टू a। यानी अगर आप इस फंक्शन में a पुट कर रहे हैं तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा या इनफाइनाइट नहीं बनेगा ये फंक्शन।
डिफाइन होगा और ना इमेजनरी बनेगा अगर आप ए पुट कर लें, ना इमेजनरी फंक्शन होगा ना इन्फिनिटी होगा। डिफाइन का मतलब ये यानी x इज इक्वल टू ए और ये फंक्शन डिफाइन होगा ए कंटिन्यूटी के लिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यदि इसका लिमिट होगा, लिमिट इन्फिनिटी नहीं होगा, या इसमें लिमिट से 0/0 जवाब नहीं आएगा या इन्फिनिटी जवाब नहीं आएगा, लिमिट इसका एग्जिस्ट होगा। सेकंड कंडीशन फॉर द कंटिन्यूटी। और थर्ड कंडीशन यानी ये फर्स्ट में जो कुछ है और सेकंड कंडीशन ये आपस में बराबर हो, यानी जब उसी फंक्शन में आप ए पुट करते हैं, उस फंक्शन में आप ए पुट करते हैं, वो पॉइंट पुट करते हैं और लिमिट मालूम करते हैं, लिमिट से जो वैल्यू आती है और जो वैल्यू आपके पास वो जो x इज इक्वल टू ए पुट करते हैं वो दोनों आपस में बराबर होंगे। हम इस तरह थर्ड कंडीशन लिखेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, यानी a डायरेक्ट पुट कर लें वो वैल्यू और लिमिट मालूम करें, ये दोनों आपस में बराबर हो। एक बार फिर रिपीट करते हैं कंटिन्यूटी की डिफिनीशन क्या है। तो अगर कोई फंक्शन 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर ले किसी पॉइंट पर, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। फर्स्ट कंडीशन, वो फंक्शन उस पॉइंट f ऑफ x उस पॉइंट पर डिफाइन होगा, यानी जब आप वो पॉइंट पुट करते हैं तो वो एग्जिस्ट करेगा वो वैल्यू f ऑफ x विल बी डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a, लिमिट x टेंड्स टू a f, ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे। और थर्ड कंडीशन, वो लिमिट और पॉइंट जब आप पुट करते हैं तो वो आपस में बराबर भी होगा। तो इसी डिफिनीशन को बुनियाद बना के जो फंक्शन देते हैं और जो पॉइंट देते हैं, तो ये 3 कंडीशन चेक करके फिर हम बताएंगे कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो इजी है, वो आप खुद चेक कर दें। क्वेश्चन पार्ट नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 5 में, पार्ट नंबर ए वो आसान है, इजी है, इसी डिफिनेशन पर आप खुद चेक कर सकते हैं। पार्ट नंबर बी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर बी, जी ऑफ टी इज इक्वल टू फंक्शन है जी ऑफ टी इज इक्वल टू टी आई माइनस टी माइनस 1 के, टी पावर माइनस 1 के ये फंक्शन है। तो हम चेक करते हैं, तो टी को इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जी ऑफ टी इज इक्वल टू टी आई माइनस 1 और टी के। तो टी आई को फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स या तमाम रियल नंबर के लिए टी जो है पॉलिनोमियल वैसे ही वो डिफाइन होता है तमाम रियल नंबर्स के लिए। तो टी जो है वो आपको जो भी रियल नंबर देंगे टी को, तो आपके पास टी को जो भी नंबर आप देंगे तो आपके पास 1 देते हैं, 2 देते हैं, माइनस देते हैं, पॉजिटिव नंबर देते हैं या 0 देते हैं, तो ये डिफाइन होगा फर्स्ट कंपोनेंट आई वाला कंपोनेंट जो है। सेकंड कंपोनेंट जो के वाला कंपोनेंट है, जे वाला कंपोनेंट इस फंक्शन में मौजूद नहीं है, तो उसमें अगर हम टी को 0 दे दें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। देखिए 1 और टी, इसमें अगर टी की जगह आप 0 पुट कर दें तो इसे इन्फिनिटी आता है, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो टी इज इक्वल टू 0 के वाला जो कंपोनेंट है इस फंक्शन वेक्टर फंक्शन का, ये टी इज इक्वल टू 0 पर अनडिफाइंड है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो जी ऑफ टी जो दिया गया है ये डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, जी ऑफ टी, दैट इंप्लाइज दैट जी ऑफ टी इज डिफाइंड
for all values of t except इसके अलावा एक्सेप्ट t इज इक्वल टू 0, सिवाय t इज इक्वल टू 0 के जिसमें ये अनडिफाइंड है, t के तमाम वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है और लिमिट भी एग्जिस्ट करता है और लिमिट और वापस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि g ऑफ t जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस एट all t where t belongs to R except t is not equal to 0, t is not equal to 0 तमाम वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। एक पॉइंट नोट कर लें, जब इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है फंक्शन में, स्क्वायर रूट हमें पता है कि जब आयोटा इज इक्वल टू -1, जनरल पॉइंट 2 पॉइंट्स बताते हैं कि फंक्शन कब डिफाइंड होगा और कब कंटिन्यूस होगा और कब कंटिन्यूस और डिफाइंड नहीं है। तो हमें पता है कि दो पॉइंट्स तो -1 ये आयोटा के बराबर है और यानी माइनस के जब हम रुका रहे तो ये इमेजिनरी फंक्शन बन जाता है या समथिंग डिवाइडेड बाय 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इससे इंफिनिटी आता है। यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं लाएंगे आप, 0 नहीं होगा डिनोमिनेटर में आपके पास और माइनस का रूट नहीं होगा। यानी t को जब आप वैल्यू देंगे या आप सोचेंगे कि t को हम कौन सी वैल्यू नहीं दे सकते, तो ये सोचेंगे कि आपके पास माइनस का रूट ना आ जाए और डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है t स्क्वायर i प्लस 2j एफ ऑफ t है या जो भी फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन बराबर है i प्लस 2j डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस t। तो इसमें आप ये सोचेंगे कि हमारे पास फॉर्म ये डिनोमिनेटर जो इस तरह लिखे कि t स्क्वायर प्लस t की जगह 0 नहीं आना चाहिए। जब आप ये चेक करते हैं कि t की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है या डिफाइन नहीं है, तो आप ये डिनोमिनेटर इस तरह लिख लें कि t स्क्वायर प्लस t इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो अब इसको आप रिप्लेस कर लें, t कॉमन ले लें, यहाँ t कॉमन ले लें तो t प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो t is not equal to 0 and t plus 1 is not equal to 0, t is not equal to 0 and t is not equal to -1। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा कि t की जगह -1 होना चाहिए और t की जगह 0 होना चाहिए। ना 0 होगा ठीक है, इसके लिए अनडिफाइंड है फंक्शन, यानी इंफिनिटी हो जाएगा मेरा फंक्शन। इसी तरह अंडर रूट में जो भी वैल्यू आ जाए, यानी इस t स्क्वायर माइनस t पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस पे अंडर रूट आ जाए, तो आप इस तरह लिखेंगे कि t स्क्वायर माइनस t जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो फिर आपके पास t के लिए वैल्यू आ जाएंगे। तो इसके लिए भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये अगर अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाए तो ये फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा और वो भी अनडिफाइंड है। ना आपने आयोटा वाला है फंक्शन में और ना इंफिनिटी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।